कभी कभी हम कुछ चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ओरिजिनली वो हमारी नहीं है, बल्कि उनका ओरिजिन कहीं और से हुआ है। वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। मैं हूं सुरभि और इस चैनल पे क्लास 11th एंड 12th के इकोनॉमिक्स के कोर्स पूरे कवर्ड हैं। इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी का कोर्स चल रहा है और ये सब आपको कहाँ मिलेगा देखने को, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। पूरी प्लेलिस्ट है, टॉपिक वाइज देखना है, चैप्टर वाइज देखना है, जैसे आप देखना चाहें वैसे आप देख सकते हैं। आजकल हम आपके लिए एक नई सीरीज लाए हुए हैं, केस स्टडीज ऑब्लिक सक्सेस स्टोरीज। यानी यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग लोगों की सक्सेस स्टोरीज जानने को मिलती है। और आज हम आपके लिए एक ऐसी ही स्टोरी लाए हैं, आपको टाइटल से समझ आ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं बाटा की। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है 1894 से, यानी बहुत सालों पहले से। 1894 में थॉमस बाटा नाम का एक लड़का होता है जो अपने भाई और बहन के साथ मिलकर एक छोटी सी शॉप रेंट करता है, उसको शू मेकिंग वर्कशॉप बनाने के लिए। लेकिन एक साल बाद ही, यानी 1895 में ही, उसका जो भाई होता है वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है और उसकी बहन की शादी हो जाती है, जो कि थॉमस बाटा को अकेला छोड़ देता है। यस, वो लड़का थॉमस बाटा ही होता है। सो थॉमस बाटा अकेले रह जाते हैं। अब वो फाइनेंशियल बर्डन में होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, जिस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो शूज़ तो बनाएंगे, क्योंकि थॉमस बाटा की फैमिली हिस्ट्री भी शूज़ की ही होती है। तो वो शूज़ तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि वो डिसाइड करते हैं कि वो लेदर शूज़ बनाने की जगह कैनवस शूज़ बनाएंगे। और यहीं से एक नए टाइप का शू आता है बाटोव का। हाँ, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसकी स्पेलिंग। तो बाटोव का एक तरह का लाइट वेट और ड्यूरेबल शू होता है, जो कि लोगों के लिए बहुत आसान रहता है, बहुत ईजी लगता है उन्हें और बहुत कंफर्टेबल भी लगता है एट द सेम टाइम। और इसी वजह से बाटा का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है। धीरे धीरे बाटा लोकल्स में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। थॉमस बाटा बिलोंग करते हैं यूरोप से, तो वो धीरे धीरे यूरोप में एक्सपैंड करने लगते हैं। यूरोप में उनका नाम धीरे धीरे स्प्रेड करने लगता है। अब यहाँ पे जब उनका नाम स्प्रेड कर रहा होता है, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो थॉमस को प्रोडक्शन भी बनानी पड़ेगी। इस वजह से थॉमस क्या करते हैं, और एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। जब और एम्प्लॉयज़ आप हायर करते हो, धीरे धीरे आप और सेल करते हो और आप डेट फ्री हो जाते हो। ये भी होता है थॉमस बाटा के साथ। अब थॉमस बाटा डेट फ्री हो चुके हैं, कंपनी अच्छी खासी चल रही है, पर यही 1904 में एक और प्रॉब्लम का उन्हें फेस करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम होती है अमेरिका से आई हुई, यानी मशीन मेड गुड्स जो होते हैं, मशीन मेड शूज़ जो होते हैं, वो मार्केट को कैप्चर कर रहे होते हैं धीरे धीरे। ये चीज़ थॉमस बाटा को थोड़ी खटकती है और वो 1904 में डिसाइड करते हैं कि वो अपने 3 और लॉयल और स्किल्ड वर्कर्स के साथ अमेरिका जाएंगे। वो अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका में एक मशीन ऑपरेटेड शू मेकिंग फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। यहाँ से वो वापस लौट के यूरोप आते हैं अगले 6 महीने में। इस बार वो अकेले नहीं आते, इस बार वो न्यू स्किल्स के साथ आते हैं, जो स्किल्स उन्हें बहुत ही जल्द यूरोप में नंबर 1 और यूरोप के फर्स्ट मशीन मेड शू मेकर बना देते हैं। थॉमस बाटा बहुत ही सक्सेसफुल होने लगते हैं धीरे धीरे और एम्प्लॉयज़ वो हायर कर लेते हैं और यहीं से उनकी ग्रोथ जर्नी और ज़्यादा अच्छी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उनके बढ़ रहे होते हैं। यही 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 का आगाज़ हो जाता है। क्योंकि बाटा के शूज़ बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए सोल्जर्स ने प्रेफर किया कि क्यों ना बाटा के ही शूज़ लिए जाएं। तो बाटा कंपनी को बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्डर मिल जाता है यहाँ पे सारे ही सोल्जर्स के लिए शू सप्लाई करने का। 1918 तक आते आते बाटा को एम्प्लॉयज़ अपने 10 टाइम्स इंक्रीज करने पड़ते हैं, ताकि वो वर्ल्ड वॉर 1 का जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ। यहाँ बाटा बहुत सक्सेसफुल चल रहा होता है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है तो यूरोप जो होता है बेसिकली उसका इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर चुका होता है। बहुत ही बुरी कंडीशन होती है और बाटा के शूज़ की डिमांड वापस से गिर जाती है। यहाँ पे 1920 में थॉमस बाटा डिसाइड करते हैं एक बहुत ही रिस्की कदम उठाने का। ये रिस्की कदम होता है कि वो डिसाइड करते हैं वो बाटा शूज़ का प्राइजेस 50% से कम कर देंगे। अब ये मेक और ब्रेक गेम हो सकता था, ये बाटा कंपनी को ऑल टुगेदर बंद भी करा सकता था, लेकिन नहीं, बाटा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स आता है, बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे होते हैं। इसी के साथ बाटा 112 कंट्रीज़ में एक्सपैंड कर जाता है। 1930s तक आते आते बाटा इंडिया में भी आ जाता है और 1932 में कोलकाता में अपनी पहली प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करता है।
धीरे धीरे दो साल तक क्या होता है, डिमांड बढ़ती रहती है और प्रोडक्शन यूनिट डबल करनी पड़ती है, और इसी तरह जो बर्थ होता है वो होता है बाटा नगर का। बाटा नगर एक टाउनशिप होती है जहाँ पे बाटा की प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं। तो बाटा इतना ज़्यादा इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है कि 1939 तक तो ऐसा होता है कि बाटा जो होता है 3500 पेयर्स पर वीक प्रोड्यूस कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है, और 4000 एम्प्लॉयज़ हो चुके होते हैं उसके ओवरऑल इंडिया में। सो यहाँ बाटा बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा होता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा होता है। तभी 1939 तक आते आते बाटा जब बहुत सक्सेसफुल हो चुका होता है, तो यहाँ पे उसको 70s, 80s, 90s बाटा धीरे धीरे क्या होता है, इंडिया का होम बन चुका होता है, इंडिया का एक होम ब्रांड, यानी हर इंडियन के माइंड में बाटा छप चुका होता है अगर शूज़ की बात है। ऐसा नहीं है इंडिया में बाटा को प्रॉब्लम नहीं हुई। 1980s में बाटा को बहुत स्टिफ कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है, ये कंपटीशन उसको मिलता है खादिम्स और पैरागॉन से, लेकिन बाटा यहाँ भी सक्सेसफुल होता है। तो उसकी सक्सेस का रीज़न क्या हो सकता है? सक्सेस का रीज़न होता है बहुत ही अच्छी एडवर्टीजमेंट्स और बहुत ही कैची टैगलाइंस। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, जो फर्स्ट एवर टैगलाइन आई थी बाटा की वो थी कि बी अवेयर ऑफ टेटनेस एंड इवन अ स्मॉल इंजरी कुड बी डेंजरस, सो वेयर अ शू। कितनी कैची टैगलाइन है ना। इसी ऐसे ही अलग अलग टैगलाइंस के साथ आके बाटा अपने कंपेटिटर्स को धो डालता है, लेकिन इतना इजी भी नहीं होता। बाटा ने बहुत ही अच्छा मार्केटिंग मिक्स भी अडॉप्ट किया होता है, जो कि होता है 4 P's का। अब ये 4 P's क्या होते हैं? सबसे पहला P होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। बाटा के प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? अगर आप बाटा के किसी भी कैजुअल शोरूम में जाएंगे आज की डेट में, वैसे आप लोग को तो पता ही होगा, फिर भी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे कैजुअल शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, फॉर्मल शूज़, सैंडल्स, एक्सेसरीज अलग अलग तरह की। इसी के साथ बाटा अलग अलग ब्रांड से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा हश पपी, स्पार्क्स, मैरी क्लेयर, कम्फर्ट, नॉर्थ स्टार, इसी तरह के पावर अलग अलग ब्रांड्स के साथ बाटा जुड़ा हुआ है। इसी के साथ पहला पी हो चुका है प्रोडक्ट। दूसरा पी होता है स्मार्ट प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या होता है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग प्ले करता है बाटा यहाँ पे। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग से मेरा क्या मतलब है? अगर कोई शू का पेयर $10 का रखना है तो बाटा $10 नहीं रखेगा, बाटा उसका प्राइस रखेगा $9.99। इससे क्या होगा? कस्टमर अट्रैक्ट होगा, कस्टमर को ल्योर करने का बहुत ही अच्छा तरीका हो जाता है। प्राइसिंग आप थोड़ी सी, तो आप बाटा के प्राइसेस देखेंगे, 800 का पेयर है तो वो 799 रुपीज़ का देंगे, 1000 का पेयर है वो 999 का देंगे। सो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहलाती है, जो कि बाटा अडॉप्ट करता है, जो कि कहीं ना कहीं बाटा की सक्सेस में बहुत ही मेजर रोल भी प्ले करती है। हमारे 2 P's हो चुके हैं। थर्ड P होता है हमारा बेसिकली प्रोडक्शन का, कि आप कहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहाँ पे आपका स्प्रेड है प्रोडक्शन का। सो बाटा कंपनी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट सेटअप करती थी। और इसी तरह 4th P आ जाता है प्रमोशन का। प्रमोशन अगर मैं बोलूँ, मीडिया प्रमोशन, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स, ऐसा बाटा कुछ नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि बाटा फेमस था अपने अफोर्डेबल शूज़ के लिए। अगर बाटा बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करेगा या बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन करेगा तो बाटा की कॉस्ट बढ़ेगी, और वो कॉस्ट उसको बढ़ानी पड़ेगी शूज़ का प्राइसेस इंक्रीज करके, जो कि बाटा नहीं चाहता था अपने कस्टमर्स को हटाना। लॉयल कस्टमर्स इसीलिए आते थे बाटा के पास क्योंकि बाटा के शूज़ कंफर्टेबल होने के साथ साथ, स्टाइलिश होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी होते हैं। इसी वजह से बाटा प्राइसिंग इंक्रीज नहीं करना चाहता था, तो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स नहीं होती थी, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही मेजर रोल प्ले करता था। और ऐसे ही जब डिस्काउंट्स लगाता था बाटा, तो वर्ड ऑफ माउथ से ही सारा स्प्रेड हो जाता था और प्रमोशन एक्टिविटी हो जाती थी। 2020 ईयर में ऐसा हुआ कि बाटा ने एक पहले इंडियन को अपॉइंट किया एज ग्लोबल CEO, जो कि बने संदीप कटारिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था, बहुत ही प्राउड बात थी। तो इंडिया आज की डेट में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शूज़ इन द वर्ल्ड है। तो यानी इंडिया अगर इतना मैसिवली एक्टिव है शू मेकिंग इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे बाटा का बहुत ही मेजर रोल है। और अगर आप इंडिया में बाटा का रोल देखेंगे, सो बाटा आज की डेट में वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है जो ऑफर करता है आपको बेसिकली कंफर्टेबल येट स्टाइलिंग शूज़ एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ये पूरी स्टोरी हमने देखी बाटा की, बाटा कैसे सक्सेसफुल हुआ। प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, बाटा को भी बहुत बहुत सारे थॉमस बाटा को भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। उसके बाद भी आज की डेट में बाटा वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया एंड वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन द वर्ल्ड है। सो बाटा बेसिकली
जितना देसी साउंड करता है उतना ही विदेशी है। और आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक पसंद आया होगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।